बच्चों के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है, खास तौर पे जब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ में आया कि लोगों को बहुत ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए लिखना बहुत आसान काम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चे साहित्य से जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, जैसे आपने, क्योंकि बहुत क्लोजली काम किया है, पत्रिकाओं के साथ काम किया है और क्योंकि मार्केटिंग में भी थे, तो आपको शायद बेहतर तरीके से पता होगा कि क्या बच्चे साहित्य से वैसे जुड़ पा रहे हैं। कि हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वहाँ की जो साहित्यिक दुनिया है भोपाल की, वो दिल्ली से कैसे अलग है? सेम यही क्वेश्चन एक पैनल में देव प्रकाश दुबे बैठे हुए थे, नीलोत्पल जी बैठे हुए थे, हमारे संस्थान में ये इंटरव्यू हो रहा था। बेसिकली आपको दुनिया का जो वास्तविक एक्सपोजर है वो नहीं मिलेगा बिना यात्रा के। जैसे हमको कंपलसरी है 12वीं तक पढ़ाई करना, तो 12वीं के बाद 6 महीने का एक कुछ यात्रा से रिलेटेड कोई ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को देना चाहिए। हम ऐसे पेड़ हैं जिनके पैरों तले जमीन और जड़ें भी नहीं, सूखी हुई बाहें हैं, उनमें पत्तियां भी नहीं। हमारे सूखे हुए में भी इतनी क्षमता नहीं कि किसी ठंडी देह को आग दे सके। जब हमने अथाह भागने की जिद पकड़ी थी, तभी हमने अपना पेड़पन खो दिया था। नमस्कार, अमर उजाला का पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, उनकी कविता अभी आपने सुनी। कवि हैं, लेखक हैं, बच्चों की साहित्यिक पत्रिका के लिए भी बहुत काम किया है, इनका अपना प्रकाशन भी है। हमारे साथ हैं मुदित श्रीवास्तव। इनसे खूब सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। मुदित, स्वागत है आपका। कैसा है आपके भीतर का पेड़पन? नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ बुलाने के लिए। पेड़पन थोड़ा सा घबराया हुआ है इन दिनों। जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, बहुत चिंता होती है अंदर से, तो पेड़पन इन दिनों घबराया हुआ है। बचा हुआ है, बचा करके रखने की पूरी कोशिश है और उसको दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश है, बट थोड़ा घबराया हुआ है। तो आपके भीतर का पेड़पन घबराया हुआ है, बाकी के लोग अपना पेड़पन कैसे बचाएंगे? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें और भी रह रही हैं। हम केवल हम ही इस दुनिया का उपभोग करने के लिए नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं जो इस दुनिया पर उतना ही क्लेम रखते हैं जितना कि मानव जाति रखती है। तो इतनी चिंता अगर थोड़ी सी भी आ जाती है हमारे भीतर कि नहीं, हम थोड़ा सा उनके बारे में भी सोच लें, तो पहला कदम तो यही होगा, मुझे लगता है कि जैसे पेड़ दूसरों के बारे में, राइट, क्योंकि इसी नाम से आपकी किताब भी है। हाँ जी। तो बस ये है कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसके रिएक्शन से दूसरे लोगों को, दूसरे और भी चीज़ों को क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका इतना सा थोड़ा सा ध्यान अगर रख लिया जाए तो मुझे लगता है एक कदम हम पेड़पन बचाए रखने के तरफ बढ़ा पाएंगे। तो किस तरह की कविताएं आपने अधिकतर लिखी हैं? क्या उनके मायने क्या हैं और किस तरह के विषयों से वो जुड़ी हुई हैं जो आपकी किताब में भी हैं? तो कविता लिखने की शुरुआत यूं स्कूल के समय से ही हुई। तब तो केवल तुकबंदी कर देते थे तो ऐसा लगता था कि कविता हो गई। घर में सुना दिया किसी को तो उन्होंने कहा वाह यार कविता लिखने लगा, कविता लिख ली है वो। धीरे धीरे जब बड़े हुए तब समझ में आया कि असल मायने में कविता क्या है। यूं मेरा बैकग्राउंड लिटरेचर से है नहीं, अकादमिक लिटरेचर से नहीं है, तो कोई बताने, हाँ जी, मतलब वो जो, हाँ, सब देख सुन, मतलब बाहरी दुनिया से ही है, कविता की दुनिया के भीतर रह करके नहीं है, सब बाहर की दुनिया से ही है। तो शुरू में ये कुछ कविताएं ऐसी निकली कि जाहिर सी बात है जब कॉलेज में होते हैं तो थोड़ा रोमांटिक कविता होनी चाहिए, कुछ किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिख दिया। तो जैसे सबकी शुरुआत होती है वैसे ही मेरी भी शुरुआत हुई। तो उस समय तो यूं नहीं लगता था कि इस विषय पर कविता लिखनी चाहिए या इस विषय पर कविताएं नहीं लिखी गई हैं तो लिखा जाए। तो यूं उस समय शुरू हुई। धीरे धीरे जो चीज़ें परेशान करने लगी या जिसके बारे में ज़्यादा चिंता होने लगी, तो फिर वो चिंता जो है वो कविताओं के ज़रिए रिफ्लेक्ट हुई। जैसे कि अगेन नेचर को मैं बहुत मानता हूँ और ख़ास करके पंच तत्वों की अगर आप बात करें तो मैं उन 5 तत्वों को बहुत गौर से देखता हूँ और बहुत गौर से उनके बारे में सोचता हूँ
तो हर बार मुझे उनमें से कुछ कविता बनती हुई नज़र आती है। तो मेजरली जो ड्राइविंग फोर्स है मेरे लिए कविता लिखने का, वो नेचर है और ये 5 तत्व और पांचों इंद्रियां भी। तो ज़्यादातर कविताओं में, जब आप ये पहले संग्रह की अब आप जब कविताएं देखेंगे तो ज़्यादातर कविताओं में आपको ये वो ड्राइविंग फोर्स नज़र आएगा। पेड़, नेचर और इंद्रियों के बारे में, संवेदनाओं के बारे में। ऐसा लगता है कि इन विषयों पे बहुत कम लिखा जा रहा है या उतना इम्पैक्टफुल अभी नहीं लिखा गया। इम्पैक्टफुल का तो पता नहीं। दरअसल अगेन वही बात है, हम जितना नेचर से दूर होते चले जाएंगे उतना हम उसके बारे में बात करना छोड़ देंगे। उसके बारे में जब बात करना छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप क्रिएटर हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उसका रिफ्लेक्शन आपकी रचनाओं में नहीं आएगा, जो कि हो रहा है। आप देखें अभी हम और आप लोग बहुत संवेदनशीलता हमारे भीतर की कमज़ोर होते चली जा रही है। उसकी वजह यही है कि नेचर ने तो हमें संवेदनशील बनाया था, बट हम नेचर से दूर होने लगे धीरे धीरे, तो हमारे अंदर की संवेदनाएं भी कमज़ोर हो गई। तो फिर अगेन फिर वो हम अपने बारे में ही सोचने लग जाएंगे। अपने बारे में सोच करके फिर मैं प्रकृति के बारे में कैसे लिख पाऊंगा, अगर मैं प्रकृति के करीब नहीं हूँ और प्रकृति के बारे में मेरी चिंता नहीं है, मैं सोचता नहीं, मेरा रिश्ता ही नहीं है उससे। फिर जो अन्य बनावटी चीज़ें हैं या दूसरी चीज़ें हैं जिनसे आपने रिश्ता बना लिया, आप उनके बारे में लिखेंगे। और जो क्रांति की कविताएं होती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एक कविता को आप ये कह सकते हैं कि ये प्रेम कविता है या ये कह सकते हैं कि ये क्रांति की कविता है। ये दरअसल सारी कविताएं प्रेम कविताएं, सारी कविताएं क्रांति की कविताएं। अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने पेड़ के प्रति प्रेम की कविता लिखी, तो दरअसल वो पेड़ को बचाने की क्रांति की कविता भी है। मैं अगर कहूँ कि मैंने गरीबों के हो रहे शोषण पर क्रांति की कविता लिखी, तो वो दरअसल गरीबों के प्रति मेरा प्रेम भी है। तो यूं किसी भी कविता को आप खांचे में नहीं डाल सकते कि ये क्रांति की कविता है या प्रेम की कविता है। वो इस और ये एक दूसरे के ये कह लीजिए पूरक कह लीजिए। प्रेम के बिना क्रांति कैसे होगी, क्रांति नहीं होगी तो प्रेम कैसे होगा। तो ये मुझे लगता है ये सब साथ चलने वाली चीज़ है। कुछ कविता में हाथ दिख जाता है कि इसमें क्रांति की बातें ज़्यादा हो रही, तो लोगों ने कह दिया कि क्रांति की कविता है। कुछ कविता में प्रेम की बातें ज़्यादा हो रही, तो किसी ने कह दिया प्रेम कविता, विद्रोह की कविता हो गई। अब जो कविताओं की हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो आपने कविताओं की वर्कशॉप भी दी है, तो वो किस तरह की वर्कशॉप होती है, उसमें क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं, और कविता लिखना कैसे सिखाया जा सकता है? तो ये एक बड़ा ये हमारे यहाँ लड़ने का विषय है कि कुछ लोग बोलते हैं कि कविता तो बड़ा नेचुरल होती है, जन्मजात गुण होता है, सिखाई नहीं जा सकती कविता जैसी। इनफैक्ट कुछ वर्कशॉप्स की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई थी कुछ समय पहले, जब उन वर्कशॉप में पैसे भी मांगे गए कविताएं सिखाने के, तभी ये सारा पूरा विवाद और संवाद जो भी था सब इकट्ठा हुआ। हाँ, तो इसमें मुझे ये इतने सालों में ये चीज़ मुझे समझ में आई कि सबसे पहले तो ये, अगर आप कविता को एक क्राफ्ट की चीज़ मानते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि कविता एक कला है, तो कला तो सीखी और सिखाई जा सकती है ना। तो कविता क्यों नहीं सीखी और सिखाई जा सकती? एक बात। दरअसल इसमें फिर क्या होता है कि एक ये सवाल आता है कि कौन सिखाएगा, सिखाने वाला कौन है? क्या सिखाने वाला व्यक्ति खुद ही इस मामले में सक्षम है कि वो कविता लिखना सिखा सकता है? तो इसमें मुझसे भी बहुत सारे सवाल शुरू में ऐसे पूछे गए। तो एक तो इसमें थोड़ा सा और एक लेयर अगर हम क्लियर करें तो रचनात्मकता की बात है। कविता दरअसल एक टेक्निक हो गई या एक फॉर्म हो गया एक्सप्रेशन का, या एक स्किल हो गया, है ना। लेकिन कविता में रचनात्मकता जो है वो किसी को नहीं सिखाई जा सकती। आपके भीतर कितनी रचनात्मकता आ रही है वो मैं आपको सिखा नहीं सकता, आपके भीतर में रचनात्मकता नहीं डाल सकता। हाँ, इसीलिए शायद ये वाला बुरा विवाद खड़ा भी हुआ हाँ, कि जब आप रचनात्मकता नहीं सिखा सकते, क्योंकि कविता तो भाव से आ रही है, चाहे वो क्रांति की हो, प्रेम की हो, चाहे वो प्रकृति के प्रति हो, और चाहे वो किसी भी आम जन के प्रति, तो वो तो भाव से आ रही है।
लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम कविता सिखा रहे हैं, तो वहां पर जो विवाद होता है वो ये कि आप किसी के भीतर वो भाव कैसे इंजेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो उसको अलग अलग देखने की जरूरत है। रचनात्मकता अलग चीज है और कविता करना अलग चीज है। रचनात्मकता कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद महसूस करनी पड़ेगी। वो दरअसल एक ऊर्जा है, फ्लो है ना, वो कहीं दिखाई नहीं दे सकती और कहीं रखी हुई नहीं है कि वहां जाकर के आपने पा लिया या किसी चीज को मतलब आपने उसको कहीं देखा और आपने उसको उठा लिया और वो आपके पास आ गई या किसी ने दे दिया आपको। तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको उस ऊर्जा से खुद रूबरू होना पड़ेगा, है ना। अब ये रचनात्मकता की बात हुई, लेकिन कविता जो है इस रचनात्मकता को साधने की एक प्रोसेस है, शब्दों के जरिए आप ये कह लीजिए, है ना। अब चूंकि आप कह रहे हो कि कविता एक आर्ट फॉर्म है, कविता एक क्राफ्ट है, या कविता एक स्किल है, एक कौशल है ना, तो उसको सीखने सिखाने के जरिए भी होंगे। बस दिक्कत ये होती है कि लोग इन जरियों को नहीं खोज पाते कि हम कैसे सीखें और हम कैसे सिखाएं। तो जब कविता की वर्कशॉप के बारे में बात आती है, तो दरअसल वो कविता लिखना या कविता कहना यूं नहीं सिखाया जा सकता। वो दरअसल एक रास्ता जो है, उसमें आने वाले पत्थरों और कांटों को जो मेंटर होता है वो उस रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाता है, और जो 1000 तरीके के रास्ते हैं जो कि मुश्किल रास्ते हैं, उनमें से कुछ 10-15 रास्ते चुन करके वो बताते हैं। जैसे जब हम भी शुरू में कविता लिखना सीख रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि बिना छंद वाली कविताओं में असल बात क्या होती है जो कविता जैसी लगती है। अभी बहुत विवाद होता है इन सब पे ना कि असली तुकबंदी वाली कविता जो है वो वही असली कविता है और बिना तुकबंदी वाली कविता कोई कविता नहीं है। फिर जो पूरा एक किताबी दुनिया के जो कवि आते हैं वो कहते हैं कि अरे तुकबंदी वाली कविता तो बहुत हल्की कविता है, बहुत कमजोर कविता है, उसमें कोई विचार नहीं है, गीत की तरह लगती है। तो ये चलता रहेगा है ना, क्योंकि ये इसमें जो अंतर है वो बहुत विजिबल अंतर नहीं है, बहुत देखा नहीं जा सकता उसको। उसमें जब धीरे धीरे जब उतरेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि यार ये क्या बात है और ये क्या बात है। तो अब कोई नया व्यक्ति आया इस डोमेन में, जैसे कि अभी ओपन माइक का कल्चर यूं काफी चला, हम भी शुरू में खूब ओपन माइक किया करते थे भोपाल में, तो वहाँ पर हम भी बड़ी तुकबंदी की कविताएं करें और ये सब, और वाहवाही लूट करके चले जाएं। फिर धीरे धीरे जब हमने पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया। तो अब अच्छा, तब क्या समझ में आया जब पढ़ना? हाँ, मैं बता दूं। तो जैसे ना, जैसे शेर एक विधा है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, खासकर जो नए जिन लोगों ने अभी अभी लिखना शुरू किया है, तो उनको लगता है कि 2 लाइन कह देंगे तो शेर हो जाएगा। तो ओपन माइक में जाकर के लोग कहते हैं देखिए साहब मैंने एक शेर लिखा, और वो 2 लाइन सुना देते हैं। तो जब उनसे बात करो बाद में कि आप क्या गज़लें वगैरह लिखते हैं, बहर वगैरह का आइडिया है आपको, तो बहर क्या होता है, तो उसको पता है कि वो 2 लाइनें लिख रहा है और उसको बस ये पता है कि 2 लाइनों को शेर कहते हैं। कहीं उसने देख लिया, कहीं सुन लिया, हम लोग भी ऐसे ही थे शुरू में। फिर धीरे से एक टर्म आई बहर की, हमने कहा यार ये बहर क्या होता है। बहर के बारे में जब पता, तो वो एक स्किल का मामला है, वो एक टेक्निक का मामला है, राइट। तो वो टेक्निक भी तो आपको जाननी पड़ेगी ना, अगर आपको कविता करनी है तो टेक्निक कौन बता रहा है, वो टेक्निक वर्कशॉप में पता चल रही है। तो टेक्निक और क्रिएटिविटी, ये दोनों साधने की जरूरत है। और जब ये वर्कशॉप पेड हो तो? हाँ, तो पेड क्यों ना हो, पहली बात तो अगर कोई एक मेंटर है तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए तैयारी कर रहा होगा, अपना समय दे रहा होगा, और उसकी जो तैयारी वो अभी की तैयारी नहीं होगी, पिछले कई वर्षों की तैयारी होगी। उसके साथ वो और भी चीज़ें कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए अगर उसने अपनी कोई वेबसाइट बना रखी है जिसमें लोग आएँ, रजिस्टर करें और वर्कशॉप ज्वाइन करें, तो उसने उसके लिए पैसे दिए होंगे। अगर उसने कोई ऐसा सेटअप बना रखा है जिसमें ऑडियो ठीक आए, है ना, और उसने लैपटॉप में इन्वेस्ट किया होगा, मीटिंग के सेशंस रिकॉर्ड करने के लिए उसने किसी प्लेटफॉर्म का पेड वर्जन लिया होगा, तो उसने भी अपना पैसा डाला है। वो फ्री में तो ये सब कुछ आपके लिए, मतलब इतना कोई महान व्यक्ति तो नहीं है वो कि दुनिया बदलने निकला है घर से, और तो पैसे तो लगेंगे,
अब ये है कि कितने पैसे देना लाजमी है, तो वो आप ही तय करेंगे कि आपको 50,000 वाला कोई एक वर्कशॉप ज्वाइन करना है या 500 रुपये वाला वर्कशॉप ज्वाइन करना है। 50,000 की फैसिलिटी अलग होंगी, 500 रुपये वाले की अलग इसमें भी अलग अलग फैसिलिटी कैटेगरीज होंगी, हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती है। और उसमें क्या अंतर होगा, जब आप कविता सिखा रहे हो, क्राफ्ट सिखा रहे हो, हाँ, तो उसमें केवल फैसिलिटीज का अंतर है और कुछ नहीं। जैसे बहुत सारी रेसिडेंशियल वर्कशॉप भी होती हैं, ओके, तो उसमें आपको रहने के लिए भी जगह मिल रही है पहाड़ों पर। और आप उस मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी राइटर है, तो उसके साथ आप 5 दिन, वो भी अपने आप में एक फैसिलिटी है कि आप अपने पसंदीदा राइटर के साथ 5 दिन पहाड़ों पर बिता रहे हैं। सेलिब्रिटी राइटर शब्द सुन के बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बस वो हमारी प्रॉब्लम, ये पिछले बार नीलोत्पल जी भी कह रहे थे कि आप राइटर को कभी सेलिब्रिटी की तरह क्यों नहीं हमारे यहाँ नहीं देखते, अब देखने लगे हैं लोग। इसीलिए मैंने कहा कि ये सुन के अच्छा लगा। तो क्यों नहीं, अब इसमें ये देखें कि आप जब संगीत सीख सकते हैं, आप डांस करना, नृत्य करना सीख सकते हैं, आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े, फिल्म मेकिंग के इंस्टीट्यूट है, फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट है, इवन कुकिंग। तो फिर कविता का क्यों ना है, तो फिर कविता का क्यों नहीं, कहानी का क्यों नहीं। मतलब लिखना हमारे यहाँ पर बहुत ऐसी चीज हो गई कि कोई भी लिख लेगा, है ना, और चल भी रहा है ऐसे काम, अभी तक चल रहा था अभी तक, है ना। अब जो अब आप इसको ऐसे देखिए कि भाई साहित्य की पढ़ाई भी तो होती है, लेकिन उसमें साहित्य पढ़ाया जा रहा है, उसमें लिखना कैसे है ये कहाँ बताया जा रहा है। क्रिएटिव राइटिंग के भी कोर्सेज हैं, बट वो वैसे कोर्सेज हैं जो बाजार की जरूरत के हिसाब से हो। जैसे कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करें या कंटेंट राइटिंग की बात करें, तो ये अब कोर्सेज आने लगे हैं, पर उसमें भी अगर आपको अपने मन के लिए लिखना हो तो वो कौन सिखा रहा है। हम भी जो वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें हम मन के लिए लिखना पता नहीं कि सिखा पा रहे कि नहीं सिखा पा रहे, पर हमारी कोशिश है कि हम कुछ टेक्निक्स जो हमने सीखी, जो हमने इतने समय में मेंटर से समझी, उसका क्यों ना एक यूं कहें कि हमको जब इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो क्यों ना बाकी लोगों को ये सामना ना करना पड़े। तो ये बातें हैं जो हमने सीखी, आप इसको करके देखें, हो सकता है आपके लिए काम बन जाए। फिर आप की यात्रा आपको तय करनी है। तो हम एक जगह से, एक बस स्टॉप से उठा करके हम आपको एक ऐसे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे जहां से और भी कई रास्ते निकलते हैं। अब आप अपना आगे का रास्ता आपको तय कर लीजिए। ये तो वर्कशॉप की बात हो गई मुझे। इसके अलावा मेरा जो सवाल है वो ये कि आपका प्रकाशन है खुद का। हाँ। जैसे आप इधर वर्कशॉप चला रहे हैं। हाँ। जो छपना चाहता है उसको अपने यहाँ छाप। हाँ, हाँ। खैर उसके बारे में और डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन आपकी जो किताब है वो आपने खुद के प्रकाशन से क्यों नहीं छापी? हाँ, तो प्रकाशन बाद में बना दरअसल, और किताब की तैयारी पहले शुरू हो गई थी। और जब लगभग सभी तैयारी हो गई थी तो फिर मैंने कहा कि अब जो किताब, हाँ हाँ। दूसरा इसमें एक और ये है कि हमारा प्रकाशन जो है वो सेल्फ पब्लिकेशन मोड का प्रकाशन है ना। आप जानते हैं 2 प्रकाशन इस समय चल रहे हैं। एक पारंपरिक प्रकाशन चल रहे हैं जिसमें ऑथर को पैसे नहीं देने पड़ते, उसके कंटेंट में इतना दम होता है कि प्रकाशक उस पर दांव खेल सकता है। लेकिन फिर ऐसे में नए लोग छूट जाते हैं, जो लोग अपनी किताब तो छपवाना चाह रहे हैं पर अभी बहुत शुरुआती स्तर पे लिख रहे हैं और प्रकाशन की तरफ से रिजेक्शन वो झेल चुके हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अब किताब तैयार हो गई तो किताब तो छपवा लेनी चाहिए। तो आप ये कैसे तय करते हैं कि आपको कौन से लेखक छापने, या सबको ही छाप देते हैं जो भी छपना चाह रहा है पैसे देते? हम मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं कि हमको कितना मेहनत करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि प्रकाशन का आइडिया निकला वर्कशॉप से। वर्कशॉप हमारी ये काम करती है कि हम लोगों को थोड़ा लिखने के प्रति एक तो और जागरूक करें और उनको थोड़ा सा मदद करें कि हाँ ये ऐसा लिखने से बेहतर हो सकता है, या इसको इस तरीके से अगर देखें तो और इसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर इसमें बहुत सारा काम है तो हम उसको होल्ड कर देते हैं कि भाई थोड़ा समय लगेगा, आप वर्कशॉप वगैरह अटेंड करके देख लो, वर्कशॉप ले लो। अगर आप कविता कर रहे हैं तो कविताओं की वर्कशॉप करो, कहानी लिख रहे हैं तो कहानियों की वर्कशॉप करके देखो, पर कम से कम लिखने की तरफ आ जाओ। जब एक बार व्यक्ति लिखने की तरफ आ जाता है तो उसको खुद ही समझ में आ जाता है कि उसके कंटेंट में उतना ज़्यादा दम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट आती है, पहले तो ये कि ज़्यादातर ये किताबें जो हम लोगों ने अभी छापी हैं वो वर्कशॉप के लोगों की ही है,
है ना, जो जिनको हम वर्कशॉप दे चुके हैं, तो उसमें ये दिक्कत नहीं आती, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस ऑथर के पीछे। पर कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर कंटेंट है, तो हम उसको बोलते हैं कि पहले आप वर्कशॉप वगैरह अटेंड कीजिए, थोड़ा सा इसको पारंपरिक प्रकाशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। हाँ, उसमें एक सोच है, आगे की योजनाएं हैं। जब अभी देखिए हमारे पास क्या है, हम बहुत छोटे प्रकाशन, हमारे पास पूंजी नहीं है। तो अभी जैसे इतने सारे प्रकाशन आ गए हैं यहाँ पर, कई लोगों के नए नए प्रकाशन शुरू हुए हैं, और वहाँ पर तब जब बहुत सारे पारंपरिक प्रकाशन भी, जैसा कि अभी आपने बताया भी, तो वहाँ पे सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और कितना लाभ है प्रकाशक को? एक किताबें अगर बिक गई तो लाभ है, किताबें नहीं बिकी तो नुकसान है। हाँ, तो किताबें बेचने की वो टेक्निक क्या है? हाँ, अब देखो बेचने की टेक्निक लेखक तो ये जो अपनी तरफ से मेहनत करेगा वो करेगा, और कुछ लेखकों से हमारी इस मार्केटिंग को लेकर भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया भी कि लेखक की अपनी मार्केटिंग होती है और दूसरी मार्केटिंग उसकी कंटेंट है, कि वो कैसा कंटेंट लिखे। एकदम सही बात। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? हमारा मतलब यूं कोई हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम इतनी किताबें बेच देंगे और ये ऐसा मतलब धूम मचा देंगे और अच्छे लाखों की रॉयल्टी आ जाएगी, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। हमारा एक मकसद ये था प्रकाशन शुरू करने का कि बहुत सारे ऐसे सेल्फ पब्लिशर्स हैं जो बहुत सारा पैसा लेते हैं और बहुत कमज़ोर सी एक किताब तैयार करें, प्रोडक्शन वाइज भी आप कहें कि उसमें एडिटिंग, मतलब किताब की क्वालिटी, राइट, कागज़ पे बहस होती है, कवर ठीक नहीं बन पाते हैं। अगर जाहिर सी बात है, अगर आप एक राइटर हो, आप पहली किताब इस दुनिया में ला रहे हो, तो आपका ये, और आपने पैसे भी दिए पब्लिश होने के, मान लीजिए सेल्फ पब्लिश आपने कराई, तो आपने अपना पूरा कंटेंट भी पब्लिशर को दिया, आपने अपना पैसा भी पब्लिशर को दिया, और आपके साथ ठीक से ना तो कम्युनिकेट किया गया, ना आपको बहुत सारी चॉइसेस दी गई, और प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं, और प्रोडक्ट भी अंततः उतना ठीक ही बना कि आप उससे खुद संतुष्ट नहीं हुए। तो बहुत सारे लोगों, मतलब वर्कशॉप के लोगों ने ही, कुछ लोगों ने, जब प्रकाशन हमारा नहीं बना था तो उन्होंने बताया कि हमने यहाँ से किताब छपवा ली है, तो पर बोले मज़ा नहीं आया। मैंने कहा पैसे कितने लगे? बोले इतने पैसे। अच्छा, वो सेल्फ पब्लिशिंग से पहले? हाँ, सेल्फ पब्लिशिंग है ना। तो उन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया कि जब आप इस इंडस्ट्री में हैं, जब आपको पता है कि इस तरीके से काम होता है, आप खुद ही काम ये कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप ही शुरू करते हैं। तो जो पहली किताब हमारी आफतनामा आई थी, वो गौरव जो हैं उसके ऑथर, उन्होंने ही हमको कहा कि आप इसको शुरू करो, जो भी मदद लगती है वो मैं करूँगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे छोटा सा एक सेटअप तैयार हुआ, 1-2 लोग ढूंढे गए काम करने वाले, वर्कशॉप के जो लोग थे उन्हीं में से एक छोटी सी 2-3 लोगों की टीम बनी, और यूं फिर प्रकाशन हम लोगों ने शुरू किया। तो जितनी हमारा ये मकसद था कि कम से कम एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकें जिसमें कोई एक व्यक्ति अपनी किताब छपवाना चाह रहा है, वो पैसे देने तैयार भी है, भले ही कंटेंट उतना दमदार नहीं हो। देखो किसी का भी शुरुआती कंटेंट बहुत ज्यादा दमदार नहीं होता, वो समय दर समय ही पकता है। तो आप बीइंग प्रकाशक उसकी हेल्प करते हो? हाँ, तो हम उसकी किताब, हमको ये समझ लीजिए आप, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं कि हम एक किताब तैयार करके मार्केट में ला देंगे। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि शुरुआती किताब जो होती, पहली किताब होती है, वो लेखक की कमजोर किताब हो सकती है। दरअसल मामला दूसरी किताब का है। दूसरी किताब जो है वो तय करती है कि वो लेखक आगे कितना लेखक बचा रहेगा। पहली किताब तो, जैसे मेरी किताब है पहली किताब, वो पिछले 8-10 सालों में जो कविताएं मैंने लिखी वो इकट्ठी करके उसमें से चयन करके वो किताब आ गई। चैलेंज मेरा दूसरी किताब है कि कितने, ये तो 8-10 साल में हो गया, अभी ये कितने? हाँ, अगर मैं 8-10 साल दूसरी किताब लिखने में लगाऊंगा तो शायद तब तक मेरा मार्केट जो अभी बना है, या मुझे जो लोग अभी जानते हैं, वो शायद उसमें कमी आ जाए, तो मुझे वापस से वो गेन करना पड़ेगा। लेकिन अगली किताब में अगले 2-3 साल के अंदर ही ला देता हूँ तो शायद मुझे लगेगा कि वो एक ठीक समय पे आ जाएगी। तो आपको उसके लिए लगातार लिखना पड़ेगा फिर। तो चैलेंज वही है। तो पहली किताब तो मैंने भी जितने ज्यादातर अभी हमारे ग्रुप में, और मेरे को जो मैंने समझा है वो ये कि व्यक्ति एक किताब तो चाहता है जीवन में, जो भी पढ़ता है,
है ना। उसको ये नहीं पता कि अगली किताब में लिखूंगा नहीं लिखूंगा, या किताब पब्लिश कराने से क्या मैं फुल टाइम राइटर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। हमारे पास ऐसे लोग नहीं है, हमारे पास ऐसे हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं अपने जीवन में, बढ़िया नौकरी चल रही है, घर गृहस्थी चल रही है, बट एक किताब होती तो अच्छा रहता यार। और मुझे उसमें ज़्यादा समय भी नहीं इन्वेस्ट करना बतौर ऑथर, कि यार बस कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी किताब बनाने में मदद कर दे और मार्केट में लॉन्च कर दे। हम वो कोशिश करते हैं कि हम एक तो बजट का कम से कम बजट रखें, और क्वालिटी अच्छी रखें, और एक ऑथर फ्रेंडली पब्लिकेशन हम लोग चला सकें, जिसमें सीधा सीधा ऑथर से हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, और वो जैसा बोले कि नहीं यार मेरे को तो ऐसी चाहिए, हम अगर हमको वो ठीक लग रहा है तो हम उसको वैसा करें, अगर हमको ठीक नहीं लग रहा तो हम उसको बताएं कि इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है। खैर अभी हमने आपकी वर्कशॉप और पब्लिकेशन की बात तो करी, आपने बच्चों की पत्रिका के लिए भी काम किया। बच्चों के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है, खास तौर पे जब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं? तो मैंने बच्चों के लिए 2 संस्थानों में काम किया, एक में मैंने मार्केटिंग की और एक में मैं एडिटोरियल में रहा। मतलब दोनों ही बिल्कुल 2 अलग हाँ, मैं एक्चुअली एडिटोरियल में मार्केटिंग के थ्रू ही आया हूँ। तो मेरी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग में हुई, फिर मैं MBA के स्टूडेंट रहा। बिल्कुल अलग है। एकदम उस सिविल इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे, मतलब जब मैं फील्ड में काम कर रहा था तब ही मुझे कंक्रीट से थोड़ा सा, मैंने अभी किताब में मेंशन भी किया है, कंक्रीट से ना मुझे डर लगने लगा था। मेरे सपने में एक पृथ्वी आती थी जिसका नीला और हरापन धीरे धीरे गायब होकर वो एक कंक्रीट का गोला बन रही है। तो ये मुझे अक्सर सपने आया करते थे। ये तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सच भी हो रहा है। हाँ, वही है कि धीरे धीरे सारी मिट्टी जो है वो कंक्रीट में बदलती जा रही है। तो उस समय मेरे को लगा कि ये काम मैं नहीं करूँगा यार जीवन भर। तो तब मैंने वो फिर जॉब छोड़ दी और फिर मैं वापस भोपाल आ गया। और फिर मैंने, चूंकि मैं मैंने फिर इंजीनियरिंग के बाद MBA में एडमिशन लिया था, तो मार्केटिंग कर रहा था। मार्केटिंग करते करते मैं ये बच्चों के संस्थान में आया। तो मार्केटिंग तो चल रहा था मामला, लेकिन मुझे वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करने मिली उनकी, तो मतलब फिर बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। तो मेरे को लिखने पढ़ने का इंटरेस्ट वहां से और जागा मार्केटिंग करते हुए। जो साइकिल जो पत्रिका है इकतारा फाउंडेशन की, तो उसमें वर्कशॉप्स होती थी। जैसी वर्कशॉप अभी हम करा रहे हैं बच्चों के लिए होती थी, उसमें बड़े राइटर्स के लिए होती थी। अच्छा। उसमें जैसे विनोद जी थे, नरेश जी थे, असगर वजाहत साहब थे, प्रियमवत जी, ये आया करते थे। और जो यंग राइटर्स हैं जो बच्चों के लिए लिख रहे हैं, पिछले 8-10 सालों से लिख रहे थे, उन लोगों को मेंटर किया करते थे। तो उसी दौरान मैंने अपनी पहली कहानी लिखी उस वर्कशॉप में, बच्चों के लिए। हाँ जी। और उस पूरे संस्थान में रह करके, उस तमाम वर्कशॉप्स को अटेंड करके मुझे ये समझ में आया कि लोगों को बहुत ऊपर से ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए लिखना बहुत आसान काम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो भाषा का ध्यान रखना पड़ेगा कि इतनी कठिन ना हो कि समझ ही ना आए। हाँ, दरअसल ये उसका एक ये उल्टा पहलू उसका। हाँ, कि हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस लिखिए। अब इसमें थोड़ी सी संपादकों की भूमिका होती है कि वो किस तरीके की चीजें बच्चों को देना चाहते हैं, या उनके हिसाब से कौन सी चीज सही रहेगी। तो बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने सोचा कि बच्चों के लिए लिखना है, पहली बात तो आपने सोच लिया कि बच्चों के लिए लिखना है ना, तो जैसे जिम्मेदारी लगने लगेगी। तो आपका एक जो बड़ा दायरा था वो छोटा हो गया कि बच्चों के लिए लिखना है। फिर आपने सोचा कि बच्चों के लिए लिखना है तो कोई सीख होनी चाहिए, तो आप उस तरीके से लिखोगे। फिर बच्चों के लिए लिखना है तो यार सरल होना चाहिए, भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए। तो जो भी चीज आप बच्चों के लिए मान के चलते हैं, तो क्या वो बड़ों के लिए लागू नहीं होती? पर आप बड़ों के लिए लिखते हुए तो नहीं सोचते कि बड़ों के लिए लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है ना कि आप कुछ भी चीज जो बहुत ज्यादा बिंब में कह रहे हैं
शायद एक बड़ा व्यक्ति समझ पाए लेकिन बच्चा उसको ना समझ पाए। ये भी गलतफहमी है हमारी कि आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि बच्चा उससे ज्यादा समझ पाए, क्योंकि बच्चों की दुनिया और हमारी दुनिया में भी फर्क है। तो हम दरअसल अपने आप को ही सीमित कर रहे होते हैं कि बच्चे नहीं समझ पाएंगे। नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं, बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जो बच्चों के लिए बच्चे शायद उनको ना समझ पाए। हाँ, तो ये आप तय कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को वो पढ़ाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, तो हम उसका जो रिएक्शन आएगा उसके आधार पे हम ये तय कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपने रिएक्शन सोच रखा है पहले से। मतलब मैं पूरी इस बारे में ये बात कर रहा हूँ कि जब भी हम लिखने की तरफ जाते हैं या हम बच्चों, एक तो हम, लेकिन उसके दूसरे भी पहलू, जैसे अब मंटो की कहानियां तो आप किसी बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, अब यूं तो फिर बहुत सारी चीजें। हाँ, मेरा सवाल जो है वो उसी तरह के कहानियों, कविताओं या उपन्यासों से है। तो बच्चों के लिए लिखना थोड़ा डिफरेंट तो है, बिल्कुल है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो वही कि चलिए ठीक है, मंटो एक अलग विषय हो गया, या और भी जो है, या आप ये बात कर लो कि 18 से ज्यादा उम्र की जो रचनाएं हैं जो एडल्ट के लिए है, तो वो तो एक कैटेगरी ही अलग हो गई। मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ। जैसे आप मतलब मैंने कोई एक कहानी लिखी, मैं तो मंटो जैसी कहानी नहीं लिखता, पर मेरे को अगर लिखना हो बच्चों के लिए तो फिर मैं जानबूझ करके बच्चों के लिए लिखूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। तब मैं उसमें कुछ ऐसा डालने की कोशिश करूंगा, या उसको बहुत सरल बनाने की कोशिश करूंगा, या उसमें कुछ सीख बनाने की कोशिश करूंगा, तब फिर ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा। मैं जिस तरीके की कहानी लिखता हूँ मैं वैसी ही कहानी लिखूं। तो बच्चे साहित्य से जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, जैसे आपने क्योंकि बहुत क्लोजली काम किया है, पत्रिकाओं के साथ काम किया है, और क्योंकि मार्केटिंग में भी थे, तो आपको शायद बेहतर तरीके से पता होगा कि क्या बच्चे साहित्य से वैसे जुड़ पा रहे हैं। कुछ मामलों में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अंग्रेजी तो बच्चे खूब पढ़ ले रहे हैं। पत्रिकाओं का तो नहीं, बट किताबें वो पलटते हैं, पढ़ते हैं। जैसे अभी परसों नरसों की ही बात है, मैं बीड़ में जहाँ रुका हुआ था उनके पास काफ़ी किताबें थी, बच्चों के लिए भी उन्होंने एक सेक्शन बना रखा था, कुछ किताबें थी उसमें। तो एक मेरे ख्याल से 10 या 12 साल की बच्ची उस होम स्टे में अपने पेरेंट्स के साथ आई, तो किताबें हम लोग देख रहे थे। अच्छा, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों थी? हाँ। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि भैया आप मुझे किताब बताओ, तो मैंने उसको कुछ 1-2 हिंदी किताबें दिखाई, तो कहती अरे नहीं ये तो हिंदी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। तो फिर उसने अपनी पसंद की एक इंग्लिश की किताब उठा ली और फिर उसको लेकर के वो बैठी। तो किताबें तो बच्चे पढ़ते हैं, और अगर उनको अच्छी किताबें दी जाएं जो उनको अपील करे पलटने के लिए, तो वो पढ़ेंगे। बस ये मामला है कि अभी मेरा जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसमें हिंदी के लिए थोड़ी मुश्किलात है इस एज ग्रुप के बच्चे के लिए, क्योंकि स्कूल में भी उनका राब्ता अंग्रेजी से ज्यादा हो रहा है। तब ऐसे में चैलेंज ये है कि आप जैसे जब चकमक जैसी मैगजीन की आप बात करते हो, जिनका कंटेंट भी बड़े बड़े राइटर्स भी बोलते हैं कि इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत रिच है, तो वो बच्चों तक कैसे पहुंचेंगी? एक तो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी। अगेन ये ऑब्जर्वेशन कि पेरेंट्स भी किताब नहीं पढ़ रहे, वो खाली अगर छुट्टियों में भी बैठे हुए तो भी उनके पास मोबाइल है, ब्लूटूथ स्पीकर है, अगर उनको यूं भी मतलब पार्टी मोड उनका ऑन है तो किताबें कहीं नहीं है, ठीक है, तो बच्चा भी तो वही करेगा। अगर वो अपने आसपास देखे कि यार 1 घंटे भर से कोई बैठा हुआ वहां पे किताब पढ़ रहा है, तो मुझे भी दो कुछ पढ़ने के लिए, पर वही अगेन आप ही लगे वो मोबाइल पे, तो वो भी वही करेगा। बच्चा सबसे पहले देख करके ही सीखता है। आप जो करोगे घर पे वो बाहर जाके वो करेगा, आप जो बोलोगे वो सुन करके वो बोलेगा ही बोलेगा। तो आप अगर पढ़ोगे तो वो भी पढ़ने के लिए मांगेगा, पहली बात। दूसरा कि आप जिस तरीके से अपने लिए किताब खोजते हो उस तरीके से बच्चों के लिए भी तो खोजना पड़ेगा। पेरेंट्स ये काम भी नहीं करते, तो वो एक काम बहुत जब हम बचपन में पढ़ते थे तो क्योंकि उस वक्त तो फोन का इतना चलन था भी नहीं, और पेरेंट्स भी अखबार या कुछ धार्मिक किताबें लेकिन कुछ ऐसा कुछ पढ़ते थे, तो हमारी आदत थी चंपक, नंदन और चाचा चौधरी, पिंकी, इस तरह की मैगजीन्स आती थी तो वो सब पढ़ते थे। तो अभी जो मैगजीन्स हैं जो खासतौर पे बच्चों के लिए, वो वहाँ के कंटेंट से लेके आज तक के कंटेंट में कुछ डिफरेंस आया है? बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस तो देखो पूरी दुनिया ही बदल रही है,
तो अगर आप देखो तो इसमें बच्चों के नहीं, बड़ों के कंटेंट में भी फर्क आया, तो जाहिर सी बात है बच्चों के कंटेंट में भी फर्क आएगा। जिस तरह पहले खुल करके बातें उतनी नहीं की जा रही थी बच्चों से, आज थोड़ी खुल करके बात की जा रही है। मैगजीन्स के थ्रू भी, मैगजीन्स के थ्रू भी, किताबों के थ्रू भी, क्योंकि लिखने वाले भी तो इसी दुनिया के लोग हैं ना, वो बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। बस ये है कि थोड़ा अब बहुत सारे ऐसे एनजीओज और फाउंडेशंस आ गए हैं जो जैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, और अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जेंडर पे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की किताबें अब हो सकता है पहले भी हो, उस दौर में भी हो, लेकिन अब खुल करके आने लगे हैं, वैसे वैसे फिर बच्चों के लिए भी राइट। तो वो अब खुल करके कहानियों में आने लगा है। पहले कि अगर आप देखो तो बस वही उन पहले की कहानियों का बस ये मोटिव होता था कि कुछ ज्ञान की बात होनी चाहिए, कुछ सीख की बात होनी चाहिए। जैसे जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं, तो उसमें ज्यादातर जंगलों से उदाहरण लेकर के या अलग अलग जानवरों को उनका मानवीकरण करके उनकी कहानी बना करके सीख के भाई चोरी करना पाप है। अच्छा, तो ये बताइए फिर मुदित कि बच्चों की जो कहानियां हम लिख रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए या शिक्षा के लिए होनी चाहिए? पहले स्तर पे तो मजा उसमें होना चाहिए। पहले मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपने दरअसल वो चीज ही उठाई कि बच्चों को मजा आता है इसलिए वो पढ़ेंगे तो थोड़ी सी सीख भी मिल जाएगी। अब उसमें से मजा गायब हो गया और सीख आ गई, तो वो एक कहानी दो कहानी पढ़ने के बाद फिर बोलेगा रहने दो यार, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा। जैसे क्योंकि हमने, जैसे आपने बताया कि पहले हम जो कहानियां पढ़ रहे थे, जातक कथाएं हैं, जो लोक कथाएं हैं, दंत कथाएं, वो पेड़ से कुछ हम सीख रहे हैं या जानवरों का मानवीकरण करके, तो वहाँ एक सीख होती थी और बच्चे बड़े ध्यान से उसको सुनते थे। तो ये बचा रहा है, ये जो मजा है ये बचा होना बहुत जरूरी है उसमें। जैसे जो रचनाएं, मतलब हम जब यूं देखते हैं जो रचनाएं बच्चों के लिए लिखी जाती हैं और रिजेक्ट कर दी जाती है पत्रिकाओं के द्वारा, उसमें यही होता है, उसमें मजा नहीं होता। बड़ी सोची समझी एक सीख होती है कि ये बताएंगे, हम बच्चों को बताएंगे। तो जैसे आप अगर कोई कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी उसकी सीख नहीं है कि आपने ये नॉवेल पढ़ा तो इस नॉवेल से पढ़ने से मुझे ये सीख मिलेगी, है ना। तो बच्चों के लिए भी एक रहने दो ना वो कोना। पर जैसे ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे हैं तो वो, उनकी उम्र सीखने की है, तो वो चाहे कहानियों से सीखें। तो क्या आपकी उम्र सीखने की खत्म हो गई? नहीं, मतलब बड़ों के लिए तो है ही, लेकिन बड़ों के शायद धीरे धीरे विचार बनने लगते हैं, तो बच्चों को हम बहुत अर्ली स्टेज में वैसे कुछ मॉरल्स उनके भीतर डाल सकते हैं। वो एक तरीका है। वो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सब जगह है उनके लिए। घर से बाहर निकला या उठेगा सुबह, अरे ये मत करो, अरे वो मत करो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत मतलब मॉरल्स तो उसको सब जगह से मिल रहे हैं। स्कूल में भी बहुत है, एटलीस्ट कहानियों में मनोरंजन होना। हाँ, मतलब आप सीख 5% सीख रख दो, 10% सीख रख दो, 90% उसको मजा तो दो ना भाई। उसको ये लगना चाहिए कि किताब पढ़ने में मजा आ रहा है। उसको किताब पढ़ने में मजा नहीं आएगा तो वो किताब नहीं पढ़ेगा, और शायद वो इसीलिए और जुड़ेगा भी। अगर मजा आएगा तो वो सीधी बात है। हाँ, तो पहली प्रायोरिटी सीख देना जो है वो बची रहे उसमें कि भाई इससे सीख दे, लेकिन जो उसका 90% जो हिस्सा है ना, वो मजा है, वो मजे से सीख तक पहुंचे, सीख से मजे तक ना पहुंचे, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि सीख उसको पहले मिल गई तो फिर उसका मजा खत्म हो गया, तो वो मजे में सीखे, वैसा वाला मामला हो सकता है। खैर, ये तो पत्रिकाओं के कुछ कंटेंट पे भी निर्भर करता है कैसा, और वो कैसे बच्चों को जोड़ पाते हैं। तो मुझे तो आप बहुत समय से भोपाल में रह रहे हैं और आप दिल्ली भी आना जाना रहता ही है आपका। दिल्ली में भी एक सर्कल ऑफ फ्रेंड है और भोपाल में। अब वहाँ की जो साहित्यिक दुनिया है भोपाल की, वो दिल्ली से कैसे अलग है? मुझे लगता है साहित्यिक दुनिया कहीं पे भी अलग नहीं है, सब एक जैसी है। दिल्ली का अपना एक भोपाल है, भोपाल का अपना एक दिल्ली है, वैसा ही मामला है। कुछ अगेन छोटे छोटे ग्रुप्स हैं पूरे देश भर में, और वो ग्रुप्स अलग अलग, वो मैं कहा ना, दिल्ली में अपना एक भोपाल है, भोपाल में अपना एक दिल्ली है, वैसे ही वाला सिचुएशन है। और ये हर किसी फील्ड में होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि इसमें कि भाई साहित्य की दुनिया में, हिंदी साहित्य में थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगता है बस, और कुछ नहीं। तो फर्क यूं नहीं है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल थोड़ा छोटा है ना, तो लोग मिल जाते हैं आसानी से, आपस में घुल मिल लेते हैं।
मुझे लगता है शायद दिल्ली में दूरियों की वजह से भी मतलब मन की भी दूरियां हैं। हाँ यूं इस भौगोलिक दूरियां जो हैं वो दिलों की दूरियां में भी तब्दील हो जाती, शायद हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट मुझे तो यही लगता है कि वहां पर भी ऐसे कोई फर्क नहीं है। खैर, अच्छा मुदित, आपने ऑडियो बुक्स के लिए भी लिखा है। दिल्ली और भोपाल की दुनिया तो चलती रहेगी, जैसी है वो रहेगी। ऑडियो बुक्स के लिए भी लिखा है और ऑडियो शो किया है, बुक ऑडियो बुक नहीं। ओके, ऑडियो शो किया है आपने, उसके लिए कहानी लिखी है। वो ऑडियो शो के लिए लिखना, जैसे जब आप किताब भी लिख रहे हो, कहानियां भी लिख रहे हो, वो लिखना कितना अलग है? बहुत मुश्किल काम रहा मेरे लिए। लगभग कितनी कहानियां लिखी थी हमने उसके लिए? नहीं, आपने व्यक्तिगत? हाँ, मैंने शायद 5 या 6 कहानियां लिखी। मेरे साथ कहानी लिखने को लेकर या कविता लिखने को लेकर जैसा सबके साथ होता है शुरू में, कि अगर आपको कोई थीम दे दी गई, आपको कोई विषय दे दिया गया या एक सेटअप दे दिया गया, तो उसमें लिखना मेरे को तो बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है किसी के लिए बहुत आसानी से हो जाता है, बट मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। और डेडलाइन अगर कोई दे दे किसी प्रोजेक्ट की, खास करके ऐसे लिखने वाले, हमने तो लिखना ऐसे ही सोचा था भाई, जब मन किया तब लिख दिया। अब हमने कहा इतनी तारीख को चाहिए, तो इतनी तारीख को कहाँ से दें? तो यूं उसके लिए बैठना, दूसरे कामों को छोड़ करके और उसके लिए मूड बनाना बहुत बर्डन लगता ही है। पर वो हो गया, पता नहीं, तो वो पर बहुत मुश्किल से हुआ। उसके बाद फिर उस शो के बाद फिर दोबारा मैंने नहीं लिखी ऑडियो के लिए कहानियाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल काम लगा मुझे। अच्छा, उसमें लोग आपको पढ़ नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है राइटिंग स्टाइल में? हाँ, बहुत करता है, क्योंकि आपको शायद डायलॉग्स ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। हाँ, वो नैरेटिव्स उसका ज़्यादा बनेगा। जैसे मैं किसी सीन को डिस्क्राइब, जैसे अगर हम, पता नहीं कौन, किसी नाटक में ये एक छोटी सी लाइन थी कि उस, जैसे एक लाइन है, उसका शरीर ऐसे हो गया था जैसे उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था जैसे कोई थैला टंगा हो, है ना। अब आप इसको दिखा नहीं सकते नाटक में, जैसे नाटक मतलब उसमें बात हो रही थी, कि शरीर थैला कैसे हो जाएगा असल में? कैसे दिखा सकते हैं? तो ऐसे चैलेंजेस ऑडियो में भी मुझे नज़र आते हैं कि अब जैसे ये टेक्स्ट है, पढ़ने के बाद ही आप उसको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे या कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऑडियो के साथ भी इस तरीके की चीज़ें कि आपको सुनाने वाली चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जो साउंड क्रिएट करता हो। साउंड मतलब साउंड इफेक्ट नहीं, बट टेक्स्ट साउंड क्रिएट करता हो, तो उससे उसको सुन करके समझ में आए या सुन करके अच्छा लगे। तो पढ़ना एक अलग चीज़, अलग हिस्सा हो गया, सुनना एक अलग हिस्सा हो गया, और देखना एक अलग हिस्सा हो गया। तो देखने और पढ़ने के बीच सुनने वाली जो कहानियां हैं वो थोड़ी सी, और मुझे तो बहुत मुश्किल आई उसमें। यार, लिखने के अलावा आपके जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो यात्राएं भी हैं। तो कौन सी यात्राएं जो थी जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रही हैं? क्योंकि वो सिर्फ एज टूरिस्ट वो यात्रा नहीं थी, उनके कुछ उद्देश्य भी थे, तो खास यात्राएं थी, उनके बारे में बताइए। एक बड़ी लंबी यात्रा मैंने की, जय जगत 2020 करके एक ग्लोबल पीस कैंपेन हुआ, 2019 में शुरू हुआ था। जय जगत? हाँ जी, जय जगत 2020 उसका नाम था। हम लोगों को 11 देशों की पैदल यात्राएं करनी थी। तो और उनका वीज़ा? तो मैं पूरी प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो भारत से पैदल चल करके 1 साल में जिनेवा पहुँचना था। पूरी 1 साल हमको पैदल चल करके 11 देशों को क्रॉस करके जिनेवा पहुँचना था। तो उसका इस तरीके से रूट था कि भारत, पाकिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बोस्निया, क्रोशिया, सर्बिया, इटली एंड देन स्विट्जरलैंड, जिनेवा। तो जिनेवा में यूएन के लिए हमको वहाँ पर कुछ इवेंट्स करने थे। वो पेड थी यात्रा? नहीं, उसमें दरअसल हम लोगों को जो पार्टिसिपेशन उसमें मिला वो एक फेलोशिप के तहत मिला। तो एक ग्लोबल पीस फेलोशिप इसी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की। एकता परिषद ये संस्था है, संगठन है, उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया गांधी 150 सेलिब्रेशन के लिए। तो दिल्ली राजघाट से शुरू होकर के जिनेवा ये यात्रा पहुंचने वाली थी।
तो और उसमें रहना, हाँ, उसमें प्रोसेस ये था कि 50 लोगों की टीम है, 50 लोग वो लोग यात्रा कर रहे हाँ, थे। जो ये पूरे साल भर रहेंगे। 10 लोग जो थे वो यूथ फेलो थे, जिसमें हम लोगों को एंट्री मिली थी। 30 जो है वो रूरल एक्टिविस्ट थे। दरअसल ये एकता परिषद जो संगठन है पिछले 30-35 सालों से आदिवासियों के लैंड राइट्स पे काम कर रहा है और नॉन वायलेंस तरीके से कैसे हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, गांधीवादी संस्था थी। तो वो पूरा कैंपेन था। तो ज़मीन की समस्या केवल हमारे भारत में नहीं है, पूरे देश भर में ट्राइब्स हैं, है ना। जो भी दिक्कतें भारत में आदिवासियों को है वो पूरी दुनिया भर के आदिवासियों को है। तो ये संस्था पूरा एक यूँ कह लीजिए कि एक सर्वे करना चाह रहे थे कि किस तरीके से भारत के ज़मीन के मुद्दे हैं, भारत के आदिवासियों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, दूसरे देशों में कैसे हैं और किस तरीके से इसको देखा जाए। तो अगेन गांधी का ही पैतरा आजमाया गया कि पैदल यात्रा करेंगे। तो ऐसे 50 लोगों की टीम बनी और एक एडवांस टीम होती थी, वो पहले जाकर के यात्रा की व्यवस्थाएं वगैरह देख लेती थी। एक ट्रक हमारे साथ चलता था जिसमें लगेज होता था, हम सभी लोगों का साल भर का लगेज। और जिस भी गांव में आगे जो भी हम मेजरली ये गांव घूमने की यात्रा थी। स्टे भी वही था। हाँ, तो ऐसा पूरा रूट तैयार किया गया जिसमें ऐसे गांव जहाँ पर ये इस संस्था ने काम किया हुआ है पहले और गांव के लोगों को वहाँ पर ज़मीन दिलवाई गई, वन अधिकार अधिनियम और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कहते हैं उसके तहत जो ज़मीन उन लोगों को मिली और उसमें उन लोगों ने खेती करना शुरू किया। तो वो एक गांव बसा बेसिकली, विस्थापित जंगल से विस्थापित होकर के जो गांव बसाए गए उन गांव के थ्रू ये यात्रा होनी थी। तो हमारी एडवांस टीम जाकर के पहले से तैयारी कर लेती थी कि आज यहाँ पर 50 लोग आएंगे तो कहाँ कैसे सोया जा सकता है। तो गांव के पंचायत भवन है, सार्वजनिक स्थल जो भी है, मंदिर है, स्कूल है, जहाँ पर भी जगह मिलती थी वहाँ पर अपना सबके पास अपना एक स्लीपिंग बैग होता था और कुछ यूं स्पेयर भी हमारे पास चीज़ें होती थी, गद्दे वगैरह। तो वो बढ़िया बिछा करके गांव में ही रुकना होता था और गांव वाले ही भोजन वगैरह की व्यवस्था कराते थे। तो कुछ हम लोग उनको राशन देते थे, कुछ वो अपना कर लेते थे। तो ऐसे भारत में हमने 3 महीने यात्रा करी, दिल्ली से सेवाग्राम वर्धा तक। और इसका वीज़ा अलग-अलग? हाँ, तो अलग-अलग कंट्रीज के लिए अलग-अलग देशों ने भी हमसे टाई अप किया हुआ था इस कैंपेन के थ्रू। तो उनके थ्रू वीज़ा बड़ी आसानी से मिल सकता था। मिले 2 कंट्रीज के, लेकिन कोविड के वजह से वो यात्रा हमको रोकनी पड़ी। उसके बाद वो शुरू भी नहीं हुई दोबारा? हाँ, वो शुरू हुई लेकिन फिर वो टुकड़ों में हुई। जैसे अब जो कैंपेन का नाम था वो जय जगत 2020 था, अभी उसका नाम 2020-30 हो गया। तो अब वो एक्चुअली वो 1 साल की यात्रा वो 10 साल की यात्रा में तब्दील हो गई। मतलब वो 2030 में जाएगी? 30 में जाएगी नहीं, 30 तक होती रहेगी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में। अच्छा। हाँ, तो जो हम फिर यूं 1 साल में करना चाह रहे थे उसको हमने 10 साल का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया। तो जिन भी देशों से हम होकर के गुजरने वाले थे वहीं पर छोटी छोटी टीम बनी और फिर उन लोगों ने अपने अपने लेवल पे काम करना शुरू किया, अपनी अपनी छोटी छोटी यात्राएं करनी शुरू हुई। तो 3 महीने पैदल चलने का जो मेरा अनुभव था उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इससे पहले अगर मेरे ख्याल से 4 साल तो हो ही गए उस यात्रा को, 4-5 साल हो गए। तो इससे पहले जो 4-5 साल पहले का जो व्यक्ति था बहुत मतलब मैं बहुत विचलित किस्म का व्यक्ति था और एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकता था। चीज़ों की उतनी जानकारी नहीं थी, लोगों को नहीं पढ़ पाता था, खुद को नहीं पढ़ पाता था, शांति नहीं थी अंदर से, बहुत बेचैनी थी। लेकिन उस पूरी यात्रा ने मुझे बतौर व्यक्ति बहुत बदल दिया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर उसके बाद खुद को मेरे को ऐसा महसूस होता है कि उसके बाद से मैं थोड़ा सा अपने आप में मैच्योर फील करता हूँ। वो मेरे लिए लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा कबीर यात्रा भी आपने की? हाँ, कबीर यात्रा, राजस्थान कबीर यात्रा वगैरह मैं रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपके रचना कर्म पे यात्राएं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं क्योंकि आप और व्यक्तित्व पे भी है। हाँ, जाहिर सी बात है। आप
मुझे तो ऐसा लगता है, मैं ऐसे सोचता हूँ जब यात्राओं के बारे में बात करते हैं तो मैंने कहा ना, जैसे मैं जो भी आज कर पा रहा हूँ वो यात्रा की वजह से ही कर पा रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी को, जैसे हमको कंपलसरी है 12वीं तक पढ़ाई करना, तो 12वीं के बाद एक 6 महीने का एक कुछ यात्रा से रिलेटेड कोई ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को देना चाहिए कि इतना बजट है और आप लोग यात्रा करके आओ। यात्रा करके आकर के एक या तो संस्मरण की एक किताब या एक रिपोर्ट, हर संस्थान में है ना, एक रिपोर्ट आप बनाकर अपने अनुभवों की एक किताब तैयार करके आप जब सबमिट करेंगे तब आपको डिग्री मिलेगी। ये एक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं 10th में था, 12th में था, तो मुझे पता नहीं मैं आगे क्या करूं, आगे कौन सा करियर चूज करूं। इसीलिए मैंने यूं कुछ समझ में नहीं आया तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, बट अब मैं एडिटोरियल में काम कर रहा हूँ। तो वो जो एक समय होता है ना 12वीं के बाद का, तो वो बहुत कुछ सिखा देता है और उससे दुनिया थोड़ी सी बड़ी होती है कि हाँ यार ये भी तो किया जा सकता है जीवन में, इसको भी तो बतौर करियर अपनाया जा सकता है। तो जब तक मैं उसी सर्कल में रहूंगा कि भाई बस 12th कर लिया, अब इंजीनियरिंग ही करना है, बीएससी ही करना है, बीकॉम ही करना है या कंप्यूटर ही करना है, अब तो एआई आ गया तो एआई ही करना है, बेसिकली आपको दुनिया का जो वास्तविक एक्सपोजर है वो नहीं मिलेगा बिना यात्रा के। हाँ, वो दरअसल बाहर से देखते हुए ना भीतर के बारे में पता चलता है। जब भीतर से खुद को भीतर को देखोगे तो नहीं उसमें क्या है नहीं दिखेगा। बाहर जाकर के जब खुद को देखोगे तब दिखाई देगा कि यार हम तो ये भी कर सकते हैं। जैसे दूर से देखने पे घर ऐसे नजर आता है ना कि दूर से घर देखा, बाहर से जाकर के भीतर को देखना। ये जो यात्रा वाला कॉन्सेप्ट है नहीं हर संस्थान में हो जाना हाँ, चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। आप महीने भर यात्रा पे रहिए, आप चाहे 11 महीने काम करिए, कंपलसरी है। हाँ, आपका बजट, आपको इतना बजट दिया है, अब आप एक दिन में भी खर्च कर सकते हो और बाकी दिन यूं घुमक्कड़ी फक्कड़ी कर सकते हो और आप उसको बचा करके भी ला सकते हो, वो आपके ऊपर है। चलिए अब हम बात करते हैं कविताओं की। तो अभी क्योंकि हम डिजिटल टाइम में जी रहे हैं, बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, तो कविताओं के साथ कई थिएटर भी हुए हैं, कविताओं को लेकर थिएटर हुए हैं, कविताओं पर थिएटर हुए हैं। आपको लगता है कविताओं को अगर संगीत के साथ, नाट्य के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो वो थोड़ी ज्यादा प्रभावी होंगी या उनका एक चलन भी हो सकता है? अब देखिए ना, ये करने वाले के ऊपर है, जो भी प्रयोग कर रहा है उसको कितना मजा आ रहा है। सबसे पहली बात तो वो प्रयोग करने में, वो क्यों कर रहा है ये, वो सवाल खुद से ऑडियंस भी है ना, ऑडियंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू हाँ। फिर कि संगीत और यूं देखें तो कोई तमाम कला विधाएं जो हैं वो आपस में मिली जुली है, सब में अंतर संबंध होते हैं। देखने के तौर पे हमको वो अलग अलग दिखाई दे जाता है, लेकिन अंदर से वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपको एक कविता पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत अच्छा संगीत सुन लिया। कोई कविताओं में इतनी ताकत होती है। कोई एक फिल्म आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो पूरी कविता है, पूरी फिल्म अपने आप में कविता है। कोई इतना सुंदर नृत्य आपने देख लिया कि आपने कहा यार ये तो कविता है ना। तो ये सब अलग अलग टर्म है कि संगीत है, कविता है, फिल्म है, फोटोग्राफी है, ये सब अलग अलग टर्म हैं, लेकिन अंततः वो एक ही है। ठीक है, अब जब आप दो विधाओं को जोड़ रहे हैं तो आपको उसके अंदर का संबंध पहले पहचानना होगा कि वो अंदर जिस तरीके से जुड़ी हुई हैं उसको हम क्या बाहर, उसके जुड़ाव को बाहर दिखा सकते हैं। तो अगर अंदर के जुड़ाव को आपने बाहर से जोड़ करके दिखा दिया तब तो ये उसमें मजा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने यूं कह दीजिए कि आपने जोड़ा लेकिन दोनों जोड़ खुले हुए हैं, वो जो जोड़ था अंदर का वो आपने खोजा ही नहीं और दूसरा जो जोड़ थे वो और अलग से लगा दिए, तो वो फिर वो ज्यादा बनावटी लगने लग जाएगा और उससे फिर पाठक और श्रोता दूर होते चले जाएगा। इस तरह की जो कलात्मकता है, चाहे वो संगीत को लेकर हो, चाहे लिखने को लेकर हो, चाहे नाटक को लेकर, शहर इसमें कोई रोल प्ले करता है? शहर की तासीर, शहर का वातावरण, पर्यावरण, तो भोपाल ने आपको कुछ चेंज किया है? हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें समय और जगह, साउंड, स्पेस और टाइम, ये बहुत मैटर करता है। सुबह 8 बजे का समय दिल्ली में अलग है, सुबह 8 बजे का समय भोपाल में अलग है ना, और किसी देश में और कहीं जगह पे बिल्कुल अलग होगा। समय तो सेम है बट जगह बदल गई। तो जैसे ही समय और जगह बदलती है ना, ऊर्जा बदल जाती है।
जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ इस जगह की एक अलग ऊर्जा है, ऑफिस की एक अलग ऊर्जा है ना। तो जगह तो बहुत इम्पोर्टेंट है, समय और जगह। सुबह इसी जगह की सुबह की ऊर्जा अलग होगी, शाम की ऊर्जा अलग होगी, रात की ऊर्जा अलग होगी। तो समय और जगह की ऊर्जा को जो समझ गया, और वो जाहिर सी बात है वो रचना में वो आएगा ही आएगा। समय और जगह, समय से मुक्त कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप कुछ भी करें, ऐसे ही जगह से भी मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। वो कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा आपके जीवन में। अब आप देखो कि आप समय और जगह को अगर छोड़ दें तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो वो तो प्रभावित करेंगी ही करेंगी। अब भोपाल ऐसी जगह है जहां पर समय थोड़ा धीमा है, लोग थोड़े अलसाए हुए हैं, दुकानें आराम से खुल रही हैं, चाय पी रहे हैं तो चाय पी रहे हैं 10-15 मिनट, है ना। दिल्ली में तो अरे भागो भागो भागो, एक मेट्रो आ गई, अरे ये छूट ना जाए, जबकि 2 मिनट बाद दूसरी आ जाएगी, बट फिर भी पकड़ना है। तो ये इस तरह की शहर राइटिंग पे कैसे इफेक्ट डालता है, या आपके बीइंग आर्टिस्ट आपको कैसे इफेक्ट करता है? हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि धीमे शहरों में रह करके ना आप चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, खुद को भी और दूसरी दुनिया को भी। आप सड़क चलते हैं, देख सकते हैं, जानवरों को निहार सकते हैं, कुत्तों के साथ खेल सकते हैं। बड़े शहरों में थोड़ा अगर आपको भागना है, दूरियां हैं ज़्यादा, तो फिर आपका धीरे धीरे दूसरी चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन कम होते चले जाएगा, क्योंकि आपका फोकस है कि बस मेरे को यहाँ इस समय से यहाँ जल्दी में पहुँचना है। धीमे शहरों में आप बड़ी आराम से कर सकते हो। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आप लिखने के प्रति, या जो भी आर्ट फॉर्म आप बना रहे हैं, जो भी आप जिस भी आर्ट डोमेन में हो, उसके प्रति वो रिफ्लेक्ट होगा। वो ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्ट होंगे। इसमें ये भी है कि जैसे जिसको कहते हैं ना मशीनी लेखन, कि आपको 1 महीने में 4 कहानियां लिखनी है तो लिखनी है। अब आप उसमें कोई भी जगह पे हो, ऑडियो, कोई भी समय में हो, जैसे वैसे ही कुछ है ना, डेडलाइन है, आपको काम, फिर वो आपके लिए काम हो जाता है, वो आपके लिए रचना कर्म नहीं रह जाता। वो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा धीमे शहरों में रहोगे तो और ज़्यादा आप शायद रचनात्मक हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे केस में। जैसे मैं दिल्ली आया हूँ, मुझे कभी दिल्ली में रह करके लिखने का मन नहीं किया। उदयपुर में मैं रहा तो उदयपुर में मुझे बहुत लिखने का मन करता था, उदयपुर में मैंने कुछ कविताएं भी लिखी। भोपाल में तो खैर होता ही होता है। मुंबई से मैं तो भाग के आ जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ इतनी भीड़ और इतनी स्पीड देख करके। मैं बहुत धीमा व्यक्ति हूँ, धीमा यूं कि समय का तो मैं पाबंद हूँ, समय आप बोलेंगे तो मैं पहुँच जाऊँगा, बट मैं चीज़ें बहुत इत्मीनान से रिलैक्स, मतलब रिलैक्स्ड हो आप। हाँ, उस समय पर पहुँचने के लिए मेरे पास कोई जल्दी नहीं है। उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पहुँचना है तो भाई इतने समय में मैं अगर उठूंगा तो मेरे सारे काम आराम से हो जाएंगे। मैं सुबह उठ के बढ़िया एक चाय पी सकता हूँ सुकून से, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समय से पहुँच जाऊँगा। अच्छा, जब हम आज डिजिटल टाइम में हैं, आप चाहे किसी भी शहर में रह रहे हो, आप रील्स भी देख रहे हो, आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख रहे हो, आप इस तरह का बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो ये जो कंटेंट कंजम्पशन है, ये आपकी राइटिंग या आपके आर्ट पे कैसे इफेक्ट डालता है? कभी ऐसा लगता है आपको कि आपको इफेक्ट किया है इसने? ये बहुत इफेक्ट करता है एक्चुअली। हम खाली नहीं है, दिन भर हमारे पास करने को कुछ ना कुछ है। जब आप खाली नहीं हो तो फिर आप कब करोगे अपना जो भी काम है लिखने का, या वो भी है ना। जैसे आप पहले आप ही अपने बारे में सोचिए ना, कुछ समय जब पहले रील्स वगैरह नहीं थी तब आप मोबाइल के साथ क्या करते थे? तब जो लिखने वाले लोग थे वो ज्यादातर अपना मोबाइल खोल के कुछ 1-2 पंक्तियां लिख लिया करते थे। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि अरे वो कुछ अच्छा सा दिखा उसको लिख लेते हैं, क्योंकि आप खाली थे, आपका मोबाइल उस समय उतना ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं था, है ना, और आपका दिमाग भी ऑब्जर्व कर रहा था चीजों को। अब आप जैसे ही खाली समय मिलता है तो आप उस स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो बाहर का ऑब्जर्वेशन आपने बंद कर दिया। अगेन जो ऑब्जर्वेशन की बात है, कहीं बैठे हैं, भीतर का ऑब्जर्वेशन भी बंद हो गया, सीधी सी बात है। तो अब आपके अंदर ना बेचैनी नहीं है कुछ करने की,
क्योंकि जैसे ही बेचैनी हुई तो वो फोन चलाने लगे। वो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, अभिषेक उपमन्यु शायद, हाँ। उसमें है कि आपको हर 2-5 मिनट में इंस्टाग्राम का शॉर्ट चाहिए। हाँ। जैसे जो है ना कि बस ये किया और अरे वाह अब ठीक लगा, अब चलो अपने काम करें, फिर 10 मिनट बाद फिर देख लिया, तो वो मतलब एडिक्टिव है वो, और एडिक्शन लग गया है लोगों को। राइट। तो उसमें फिर वो जगह नहीं है ना आपके पास क्रिएट करने के लिए। आपको खालीपन तो चाहिए ना, कुछ लिखने के लिए, कुछ रचने के लिए, सोचने के लिए। वो खालीपन आपने मार दिया तो जाहिर सी बात है वो प्रभाव पड़ेगा ही। और अभी इतना सारा डेटा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं तो दिमाग में जगह ही नहीं है। दिमाग को खाली तो करना पड़ेगा, तब तो वहाँ कुछ ऊर्जा बनेगी, तब तो कुछ रच पाएंगे आप। मुझे जब आप अपनी वर्कशॉप देते हो तो ये डिजिटली होती है या ये फिजिकल? दोनों तरीके से होती है। अच्छा। 3 मॉड्यूल है हमारे। एक तो हम ऑनलाइन करते हैं जूम या गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म पर, फिर हम यूं एक दिन की या 2 दिन की वर्कशॉप करते हैं अलग अलग संस्थानों में, बच्चों के साथ, कॉर्पोरेट्स में, सभी के साथ। और एक रेसिडेंशियल का मॉडल है कि 3-4 दिन कहीं हम बाहर 10-15 लोगों को लेकर के गए, उनके साथ फिर हमने लिखने पे जैसे डिजिटली और भी कई सारे स्पेसेस हैं, जैसे एक्स पर एक स्पेस क्रिएट होता है, वहां पर लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, और एक अलग कम्युनिटी भी क्रिएट हो जाती है कि आप किसी एक समय पे और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके कविताएं कर रहे हैं, कहानियां सुन रहे हैं अलग अलग विधाओं की, तो वो सब होता है। और डिजिटली हमने कोविड में तो देखा था कि और कई सारी एप्स भी आई जिन पे बातचीत होती थी। तो जो ऑनलाइन जो जुटान होता है और जो ऑफलाइन जुटान होता है, उसमें एक फर्क तो है कि भाई आप किसी से फिजिकली नहीं मिल पा रहे, लेकिन उसमें जो आत्मीयता होती है उसका कितना फर्क आ जाता है? दोनों ही चीजों में अपने फायदे अपने नुकसान है। जैसे हमने भोपाल में एक दिन वर्कशॉप करने का सोचा, कुछ लोग थे, तो उस समय बारिश हो गई तो कम लोग आ पाए, लेकिन यही चीज जूम में होती तो सब लोग आ जाते, है ना। तो अच्छा, तो फिर कोविड में ही हम लोगों ने वर्कशॉप शुरू की थी। तो उस समय ये हुआ कि अपने घर से बैठ कर के लॉग इन कर लिया और आ गए और वर्कशॉप ले ली और फिर वापस अपने काम में जुट गए। कहीं यात्रा नहीं करना पड़ा, आना जाना नहीं पड़ा, खर्चे अलग से और नहीं करने पड़े, टाइम अलग से नहीं निकालना पड़ा। बस ये ऑफलाइन में इसका उल्टा हो जाता है कि नए लोग मिलते हैं, आप उनको साक्षात देख सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनसे दोस्ती कर सकते हो। ऑनलाइन में ये सहूलियत कम हो जाती है, बट ऑफलाइन में फिर दूसरी दिक्कतें, ऑनलाइन की अपनी दूसरी दिक्कतें। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए हम दोनों मॉडल करते हैं कि ऑफलाइन भी करते रहे और ऑनलाइन भी करते रहे। मुझे जब हम बहुत सारी कवियों कविताओं की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने बताया भी कि अभी तो मेरी कविता की किताब आ गई, तो 10 साल का वो प्रोसेस था जब कविता की किताब छपी है, और अगर 10 साल का प्रोसेस हुआ तो जो ऑडियंस है हो सकता है वो कम हो जाए, ना जाने। तो ऐसे कवि के लिए प्रासंगिक रहना कितना जरूरी है? प्रासंगिक रहना अलग सवाल है, और किताब लेकर के आते रहना ये अलग सवाल। वो एक उदाहरण के तौर पे जैसे कवि प्रासंगिक भी शायद वो अपनी कविताओं के थ्रू ही रहेगा। तो प्रासंगिक तो वो होगा ही होगा। वो इस समय में अगर जी रहा है, जीवित है, तो इस समय को देख करके, इस समय में रह करके, जान करके ही कविताएं लिखेगा, तो जाहिर सी बात है वो ये समय तो आना ही आना है, तो प्रासंगिक तो वो रहेगा ही, है ना। उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं मुझे लगता है कि मैं अपने समय से बाहर तो फिर अटक जाएगा ना लंबे समय के लिए। तो वो वही है कि वो अगर फिर दुनिया से कटा हुआ कोई एक व्यक्ति है तो वो प्रासंगिक नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि बाजार के प्रति और अपने श्रोताओं के प्रति कितना प्रासंगिक है, या कितना एक्टिव है, कितना विजिबल है, तो वो एक मामला। मतलब मेरा सवाल उसी संदर्भ में था। तो देखिए अभी का जो समय है ना, इसमें विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल है और आपने पिछले 5 सालों तक फेसबुक प्रोफाइल में कुछ नहीं डाला है, तो वहाँ अब अगर आप डालेंगे तो कोई रीच नहीं मिलेगी उसकी, या वहाँ पर आपको कोई देखने सुनने वाला नहीं है, लगातार करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इंस्टाग्राम या इस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे दिखना पड़ेगा। अगर मैं वर्कशॉप ऑनलाइन कर रहा हूँ या ऑफलाइन भी कर रहा हूँ, तो मुझे इन प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी बनाए रखनी होगी, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होगी तो फिर दुनिया को ऐसा लगेगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ या मैं कहीं चला गया। तो मतलब वो एक जिम्मेदारी बन जाती है कि अब आपको कुछ लिखना ही है। लिखना ना भी हो तो दिखना बहुत जरूरी है ना। कि जैसे आप स्टोरीज डाल रहे हो, स्टोरीज में तो जरूरी नहीं कि आप लिख लिख करके डाल रहे हो, आपने क्या खाया वो भी डाल रहे हो आप,
है ना, आपके फॉलोअर्स जो हैं वो देख रहे हैं आपको कि आप हैं, कहीं गए नहीं हैं, इसी दुनिया में हैं और चीज़ें आप कर रहे हैं। तो लिखना, चलो फिर भी लिखना भी दिखने का ही एक जरिया है, बट मेन चीज़ दिखना है। अगर आप उससे गायब हुए, केवल सोशल मीडिया नहीं, बाकी जगहों से भी, जैसे अभी लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बहुत बहुत भारी मात्रा में देश में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं। भारी मात्रा, हाँ, हो रहे हैं हर कहीं, अच्छी बात है। तो उसमें जैसे आप अपने फेसबुक में डालते हो कि फलाने लिटरेचर फेस्टिवल में मैं गया, तो एक लोगों को पता चलता है हाँ यार ये जाता है लिटरेचर फेस्टिवल में, है ना, मतलब ये एक्टिव है। हाँ। ये जा करके या तो सेशन ले रहा है या सेशन कंडक्ट कर रहा है, बट ये है। तो ऐसे आपके पास ना काम भी आएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको इंटरव्यू करने बुला लिया या किसी उसके मॉडरेशन के लिए बुला लिया, तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई लेखन की दुनिया में हम कमाएं कैसे, लिख करके हम कैसे कमाएं, तो लिख करके कमाना मतलब केवल राइटिंग से कमाना नहीं, लेखन की और भी दुनिया है जिससे थोड़ा बहुत आप पैसे कमा सकते हो, है ना, अगर आप में स्किल है और आपने उसको साध लिया तो। जैसे अगेन कविता हमने अपने मन के लिए लिखा, लेकिन कविताओं ने हमको लेकर के गया ऑडियो शो की तरफ, तो हम उस लेखन से हमको पैसे मिले। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लोग फिल्म राइटिंग में चले जाते हैं। शुरू कविताओं से किया था, बट वो चले क्यों? क्योंकि वो एक्टिव थे, वो प्रेजेंस अपनी बना के रखे हुए थे। जैसे तो ही वो मौके भी मिलते रहे। जैसे आप अपना प्रेजेंस धीरे धीरे गायब कर लोगे और फिर बोलोगे कि 5 साल बाद आप वापस आए कि अरे वापसी हुई भाई मुदित श्रीवास्तव की, तो 5 साल में तो पूरी दुनिया बदल गई, बहुत सारी चीजें बदल गई, पर तो उसको फिर से तो उसको फिर से वापस लेकर के आना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, मुझे ऐसा लगता है। इतने सारी अच्छी बातचीत के बीच में समय की बाधा आ गई है मुझे। तो आखिरी क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का, वो ये कि जब हम डिजिटल की ही बात कर रहे हैं, कविता की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है डिजिटली कविताओं को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं? कभी किसी ने पोस्ट भी किया था कि आने वाले नॉवेल्स अब डिजिटली लिखे जाएंगे, तो ऐसा कविताओं को लेकर भी कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है? होते हैं और हो रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट करना अलग चीज है और डिजिटली लिखना अलग चीज है। अगर मैं बात करूं कि प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, तो वो हो सकता है कि जैसे हम बात कर रहे थे किसी कविता को नाटक में रूपांतरित करना या किसी, वो एक अलग प्रयोग है। वो उसमें भी डिजिटल आ रहा है कि भाई संगीत आ रहा है तो वो डिजिटल उसमें आ गया है ना। लेकिन जब आप कहते हो कि डिजिटल राइटिंग ही होने लग जाएगी, है ना, जैसे AI टूल्स वगैरह के, इन सब के बारे में बात करें तो सेम यही क्वेश्चन एक पैनल में देव प्रकाश दुबे बैठे हुए थे, नीलोत्पल जी बैठे हुए थे, हमारे संस्थान में ये इंटरव्यू हो रहा था, तो सेम ये क्वेश्चन पूछा, वही जवाब मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। तो नीलोत्पल जी ने बहुत कमाल की बात कही। वो कहते हैं कि उनसे सवाल पूछा गया कि अब तो इंसानी लेखकों की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मशीन सब काम कर रही है, ऐसे लिख रही है। तो नीलोत्पल जी कहते हैं ये तो अच्छी बात है, अब जब मैं किताब लिखूंगा तो उसमें पीछे लिखा जाएगा कि जीवित इंसान द्वारा लिखी गई कहानी, उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मतलब हालांकि ये बड़ी ऐसी सोचने वाली बात है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि रचनात्मकता मशीनों में नहीं आप ला पाएंगे। अगेन जब मशीनों की बात हो रही तो युवाल नोआ हरारी उनका एक इंटरव्यू मैंने हाल ही में देखा, तो उसमें वो यही कहते हैं कि जैसे अभी ये बात हुई, हम कह रहे हैं कि मशीनें इतनी रचनात्मक नहीं हो सकेंगी या मशीनों में इतनी संवेदनाएं नहीं आ पाएंगी, तो उन्होंने कहा कि हो भी सकता है कि मशीनों में इतनी संवेदनाएं आ जाएं, हो भी सकता है कि मशीनों में उतनी रचनात्मकता आ जाए। तब उस दौर का क्या हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो जो रचनात्मकता लेकर के आएगा कंटेंट में वो इंसान ही है ना। मतलब हम तो अभी की बात, हाँ, अभी को देखते हुए, अभी की मशीन को देखते हुए आने वाले 50 सालों में 100 सालों में क्या मशीनें करेंगी वो हम मशीनें खुद भी नहीं जानती, हम तो बहुत दूर की बात है। तो जो डिजिटल, देखिए डिजिटल एक्सपेरिमेंट करना
ये समय की ज़रूरत है। ये समय जो है वो प्रयोग का है। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। अगर आपके पास AI जैसे टूल आए हैं तो आपको उसको इस्तेमाल करके देखना ही होगा पड़ेगा कि ये किस तरीके से मेरे लिए या मेरे को कैसे इन्हेंस कर रहा है, मेरे दायरे कैसे बढ़ा रहा है। अगर आप ये सोच करके बैठे हैं कि बस मैं तो बाइकआउट कर दूंगा और मैं अपने रचना कर्म में लगा रहूंगा, तो आप धीमे पड़ जाएंगे, आप पीछे छूट जाएंगे। आपको उससे पार पाना है या उसको आपको यूं कह लीजिए कि उससे बचना भी है, तो उसके साथ काम करके ही उससे बचा जा सकता है। उससे बच करके नहीं बचा जा सकता। उसको समझ करके, उसको डिकोड करके, और आपने उसको काम कराना है बेसिकली। खैर, तो AI आने वाले समय में किस तरह विकसित होगा और वो उतनी कविताएं या कहानियां वैसे लिख पाएगा या नहीं, ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो उतनी रचनात्मकता के साथ काम कर सके। अगेन संवेदना वाली बात है। हाँ, तो उतनी संवेदना अभी उसमें विकसित। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक कहानी लिखी जो कि ChatGPT के साथ मिलकर के लिखी। तो वो एक भोपाल से ही पत्रिका निकलती, वनमाली का था। उसमें युवा पीढ़ी विशेषांक में कहानी है। कहानी का नाम है घोस्ट मैन। तो वो उसको लिखते लिखते मुझे समझ में आया कि मैं दरअसल इसको काम नहीं सौंप रहा हूँ, ये मुझे काम सौंप रहा है। तो वो जितना भी कुछ भी सजेशन कर रहा है वो मुझे ही बोल रहा है कि तुम करो ऐसा, तुम करो ऐसा, तुम करो ऐसा, जबकि मैं तो उसको करवाने के लिए बैठा हुआ था। तो मुझे समझ में आया कि इसके पास रचनात्मकता नहीं है। जब तक मैं इसको कोई फीडिंग नहीं कर रहा हूँ तब तक ये कोई चीज, कमाल की चीज कोई बता नहीं रहा। और वो जो भी चीज बता रहा है वो सब बहुत हल्की हल्की है, बहुत ऊपर ऊपर की है। खैर, तो आने वाले समय में क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। फिलहाल तो अभी लेखकों को जितना हो सके उतना लिखना चाहिए उनके पास, क्योंकि वो रचनात्मकता है और वो AI से अलग है। खैर, बहुत अच्छा लगा मुदित आपसे बात करके। और सबसे अच्छी बात ये कि हमने बच्चों के साहित्य पे बात करी, जिस पर शायद बहुत कम बातचीत हाँ, और वो विषय भी ऐसा है कि उसको पूरा एक सेशन पूरा उसी को दिया जाए। हाँ, और फिर खुल करके बात, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं, कई कहानियों, कविताओं, उन सब के बारे में बात हो सकती है। खैर, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, आपसे बातचीत हुई, और फिर मिलेंगे इसी तरह आपकी कविताओं, कहानियों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। आप भी जुड़े रहिए। आप हमें इंस्टाग्राम, X पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कविताएं लिख सकते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करके रचना भेजिए पे जाके आप अपनी कविताएं भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।